हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसे कि बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। उससे पहले आपको ये समझना कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र शक्ति बच जाती है जिसका नाम था अमेरिका। अब हमें पढ़ना है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो पश्चिम यूरोप के साथ जुड़ जाते हैं और एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम था यूरोपीय संघ। और ऐसे ही कुछ दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण के जो देश थे वो आसियान संगठन बना लेते हैं। तो जो दो संगठन है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को बताता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि मार्शल योजना क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो अमेरिका ने पश्चिम के यूरोप की देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जबरदस्त क्या करी थी, मदद की थी। इसलिए इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग की या संगठन की स्थापना की थी और 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख भी की थी और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया गया था। अंत में इन सब को हटाकर 1992 में क्या बना दिया गया? यूरोपीय संघ बना। यानी संघ का मतलब होता है कि यूनियन, छोटे छोटे देशों को मिलाने से एक बहुत बड़ा संघ बना था। और यूरोपीय संघ की अपनी विदेश नीति भी है, साझी मुद्रा भी है, सुरक्षा नीति आदि है। तो यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था में बदलकर ज्यादा से ज्यादा किस में बदलना चाहता है? ये राजनीतिक रूप में भाग लेना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या बना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में। यूरोपीय संघ का खुद का एक अपना झंडा है और खुद का उसका राष्ट्रगान है और अपनी मुद्रा यूरो है और अपना क्या है, स्थापना दिवस भी है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय संघ की आप विशेषता बताइए। तो हम बात करते हैं कि यूरोप के देशों में आर्थिक, राजनीतिक, सेना प्रभाव बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। और 2005 में यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका था। अगर जीडीपी देखा जाए तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। यूरो अमेरिका के डॉलर के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी क्या है? अमेरिका से 2 गुना ज्यादा। कितना है? 2 गुना ज्यादा है। 2 सदस्य यानी ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और यूरोपीय संघ के पास 500 परमाणु हथियार है और अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में ये दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि अमेरिका के बाद अगला ताकतवर देश कौन है? तो देखा जाए तो यूरोप के देश हैं। अब यूरोप के देश में से अगर देखा जाए तो परमाणु हथियार किसके पास है? ब्रिटेन और फ्रांस के पास है सबसे ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि यूरोपीय संघ की कमियां क्या थी और इनमें कितना विवाद था। तो नए सदस्यों को तो शामिल करने को लेकर था। जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों के साथ जुड़ना चाहते थे। कहीं ना कहीं इनको लेकर आपस में क्या माना जाता है? विवाद माना जाता है। जैसे कि सोवियत संघ के टूटने के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वे अब यूरोप के संघ में जुड़ना चाहते थे और यूरो मुद्रा को सभी मानने को तैयार नहीं थे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि यूरोप में तो रहते ही हैं लेकिन वो अपनी मुद्रा का प्रचलन करना चाहते हैं। यूरोप के मुद्रा यानी यूरो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तालमेल की कमी के कारण सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति है। यानी जितने भी देशवासी सबके अपने अपने क्या है, जितने भी देश हैं अपने अपने उनके पास एक विदेश नीति है। जैसे इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेजर ने अमेरिका का समर्थन किया, लेकिन वही जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। तो ब्रिटेन के पूर्व यानी पीएम मार्क रेट यानी थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा
डेनमार्क और स्वीडन ने संधि और यूरो मुद्रा को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। देखो बेसिकली प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ ऐसे जो देश हैं जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, तो यूरो मुद्रा को मानने से सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। हालांकि कुछ नए जो देश थे वो पश्चिम यूरोप के देशों के साथ जुड़ तो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी मुद्रा एक्सेप्ट नहीं करना है, हमारी खुद की मुद्रा होगी, राष्ट्रगान, झंडा, ये सारी चीजें खुद की नीति यानी विदेश नीति भी खुद की होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आसियान का मतलब क्या है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, यानी दक्षिण के देश यानी दक्षिण पूर्व एशियाई वाले जो देश थे उन्होंने एक अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, आसियान पड़ा। अब आसियान की स्थापना कब होती है? आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक में घोषणा पत्र पर साइन करके की थी। सदस्य वाले देश के नाम जान लेते हैं, जैसे कि पहला देश कौन सा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, और बाद में शामिल देश जैसे ब्रुनई, दरुसलम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देश बाद में शामिल हो जाते हैं। उद्देश्य क्या है, आसियान कौन से ऐसे कार्य करेगा, यानी कहता है कि आर्थिक विकास को तेज करना है, यानी सारे देश आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, अपनी संस्कृति या सामाजिक यहाँ बताया जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। जितने भी देश जो आसियान में जुड़े थे अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, व्यापार करना था। तो ये थे आसियान के कुछ टॉपिक। और अपने क्षेत्र में क्या लाना चाहते थे, ये शांति लाना चाहते थे, विवादों को वो शांति पूर्वक तरीके से सुलझाना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है कि आसियान शैली क्या है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका है और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला एक संगठन है। किसका नाम है यहाँ पे बच्चों, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला जो देश है या संगठन है उसका नाम है आसियान। आसियान चाहता है कि हर एक बड़े देशों से हम व्यापार करें, अपने देश को मजबूत करें, अपनी जीडीपी को भी मजबूत करें। आसियान के 3 स्तंभ है। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, अगर आपस में कोई विवाद हो जाए तो सैनिक टकराव तक ना ले जाना, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना उस मामले को, समझौता कर लेना या सहयोग कर लेना और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे सुरक्षा समुदाय को लेकर कहा गया है कि जब 2 देशों के बीच में घमासान लड़ाइयाँ हो रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से बात करके, सहयोग करके, समझौता करके उस मैटर को सुलझा लेना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा बताया गया कि आसियान आर्थिक समुदाय क्या है। आसियान देश का साझा बाजार तथा उत्पादन अधिक तैयार करना चाहता है और आर्थिक विवादों को भी सुलझाना चाहता है। अब ये कहता है कि आसियान के कुछ ऐसे देश है, कहते हैं कि भाई हमें बाजार करना है, छोटे छोटे देशों के साथ करना, आसियान वालों देशों के साथ करना, बाहर के देशों के भी साथ करना और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और आर्थिक विवादों को भी ये सुलझाने का काम करते थे। आसियान सामाजिक, सांस्कृतिक और समुदाय, इसका उद्देश्य क्या, सामाजिक संस्कृति का भी विकास करना है। आसियान ने जब एक संगठन बनाया तो उनकी संस्कृतियों का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बताया जाता है कि आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या समुदाय में क्या है, आसियान की बहुभूमिका रहेगी। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब कि बहुत बड़े बड़े देश यानी ब्रिटेन, जैसे कि यूरोप के देश हो गया, अमेरिका के देश, चाइना के देशों के साथ ये व्यापार करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि आसियान की टकराव की जगह बातचीत को ये बढ़ावा देते हैं, की नीति का इस्तेमाल करते हैं और ये बात निकली है। आसियान ने कंबोडिया की समस्या को भी ठीक किया है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे कंबोडिया लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये कुछ लाइन हो जाती है गलत। तो प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी?
तो यहाँ बताया जाता है कि स्थापना 1994 में हुई थी। आसियान के देश की जो सुरक्षा है और तालमेल को बनाए रखने के लिए भारत ने 2 आसियान देश यानी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। और ये जो व्यापार करते हैं तो काफ़ी हद तक सिंगापुर और थाईलैंड को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब भी भारत सिंगापुर थाईलैंड से व्यापार करते हैं तो इन 2 देशों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सामान जो आयात किया जाता है वो 2 देशों से किया जाता है, सिंगापुर और थाईलैंड के देशों से। आसियान के झंडे के जो अंदर है वो 10 धान की बालियां हैं। आप अपनी किताबों में देख सकते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आसियान के शुरुआती दौर में 5 देश शामिल थे, उसके बाद 5 और जुड़े तो कितने देश हो गए? 10। तो 10 धान की बालियों को दिखाया गया। इसका प्रतीक ये है कि 10 देश जो होंगे आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा है 7वां क्वेश्चन, यानी चीन की अर्थव्यवस्था और उत्थान और चीन में आए बदलाव। चीन प्रारंभ में इतना डेवलप्ड था ही नहीं जितना कि आज है, आज के मौजूदा समय में। 1978 के बाद जब चीन में मुक्त बाजार द्वारा की नीति को जब अपनाया गया, बड़ी तेजी से ये चीन अपने आप को डेवलप कर पाया। तब ये विकास करके शक्तिशाली देश बना और प्रारंभ में चीन में साम्यवादी यानी साम्यवाद को अपनाया गया है। आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की चाइना में जो है पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी है, सिर्फ वहां पर एक ही पार्टी है और पूंजीवाद दुनिया से ये दूरी बना के रखा हुआ था। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से ये क्या करता था, गुजारा करने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। बट चीन अपनी खेती करने के लिए अपनी ही पूंजी निकालकर उद्योगों में लगा देता था और विदेशी मुद्रा इसके पास थी ही नहीं और व्यापार भी ये कर नहीं पा रहा था, तो इसका किसी के साथ चीनी आयाती सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जब किसी देश के साथ ये व्यापार नहीं कर पा रहा था ठीक तरीके से, तो ये खुद क्या करता था कि आयाती जो सामान जो घरेलू स्तर पर खुद ही बनाने लगे। और लेकिन बाद में हुआ क्या, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक एकतावाद को खत्म कर दिया और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण 1978 में देंग स्वाओपेंग ने मुक्त द्वार की नीति को अपनाया, यानी ओपन डोर की इन्होंने नीति को अपनाया। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि चाइना जो है वो अमेरिका के पूंजीवाद को जैसे ही अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो ओपन डोर की नीति को अपना लेता है और मुक्त द्वार की जब नीति को अपनाता है तो 40 साल में अपने देश को बड़ी तेजी से इसने डेवलप कर लिया है। अब यहाँ बताया जाता है कि मुक्त द्वार की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए और उसके बाद चीन का जो व्यापार था बहुत बड़ा और चीन अब क्या है, आगे निकल चुका है। अब इसके पास खुद की, कहने का मतलब अब इसके पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा इसके पास, ये दूसरे देशों से अब क्या करता है, निवेश करता है और विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे अभी मैं एक फिलहाल ही में एक केस आपको बताता हूँ कि 2020 में अगर देखा जाए तो भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार किससे किया था, चाइना के साथ किया था। और 1982 में इन्होंने क्या करा, चाइना ने क्या 1982 में इन्होंने क्या किया कि खेती का इन्होंने निजीकरण कर दिया था और 1998 में उद्योग का भी इन्होंने निजीकरण कर दिया था। इसके बाद चीन का बड़ी तेजी से विकास और रफ्तार से ये आगे बढ़ जाता है और ग्रामीण आय और बड़ी ग्रामीण उद्योग तेजी से बढ़ने लगते हैं। आसियान सभी पुराने विवादों को भुलाकर इससे व्यापार के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम चाइना के साथ व्यापार करें ताकि हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और विदेशी मुद्रा जो है बड़ी 2001 में WTO का ये सदस्य बन गया था, यानी विदेशी मुद्रा तो इसके पास आ चुकी थी और 2001 में चीन WTO का क्या बन जाता, सदस्य बन जाता और चीन का इतना प्रभाव कि अमेरिका, रूस, जापान के देशों में देखने को मिल जाता है।
तो प्यारे बच्चों, अब हमें बात करना है कि प्रश्न 8वां यानी भारत और चाइना के साथ काफ़ी हद तक विवाद रहा है। जैसे कि लेह लद्दाख की हम बात करते हैं कि अक्साई चीन को ये अपने देश का हिस्सा बताता है। कौन? चाइना बताता है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भी, जैसे कि यहाँ पे कोचीन को भी ये अपना बताता है, यानी कुछ हिस्से को भी अपना बताता है। इसको लेकर काफ़ी हद तक घमासान लड़ाइयाँ भी हुई है, वाद विवाद भी हुए हैं। जैसे 1962 में भारत और चाइना के साथ एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि भारत की ही हार हो गई थी। तो यहाँ पे बताया जाता 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था, तो दलाई लामा जो चीन का जो दुश्मन था, वो भागकर कहाँ आ जाते हैं? हमारे भारत में रहने के लिए आ जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं भारत से चीन भड़का हुआ है। युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो 1976 तक दोनों के संबंध खराब हो रहे थे। बाद में धीरे धीरे उनके संबंधों में सुधार लाने के लिए 1998 में राजीव गांधी जी ने चीन का दौरा किया था। एक मुहावरा भी निकल गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो 1999 के बाद व्यापार में 30% सालाना वृद्धि हुई थी और विवादित जो मुद्दे पर बात करने को दोनों हमेशा तैयार रहते हैं। अब यहाँ बताया जाता है कि चीन की कमियां बताइए। तो चीन में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, नल्ले बैठे हैं वहाँ पे, और महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और पर्यावरण को तो उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया कि 2020 में तो कोरोना ऑफ द फादर शी जिनपिंग ने इतना फैलाया, कोरोना इतना फैलाया है, वुहान के लैब से निकला हुआ था ये। और भारत व चीन के बीच 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों व लद्दाख के अक्साई चीन के क्षेत्रों को लेकर हमेशा ये युद्ध की बातें करता है। और 1976 तक दोनों देशों के बीच में कूटनीति संबंध भी समाप्त हो रहे हैं, और दिसंबर 1988 में राजीव गांधी जी के चीनी दौरे के बाद टकराव टालने का प्रयास किया था इन्होंने। हाल ही में वर्षों में भारत और चाइना ने अपने विवादों को अलग रखते हुए पारस्परिक आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या है कि दोनों में आपसी यानी तालमेल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। चाइना हमेशा ये चाहता है कि भारत हमेशा हमारे से व्यापार करे। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में अगर देखा जाए तो पहले से ही लड़ाइयाँ थी। और तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।